हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और किस प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट ने इस बात को फर्दर प्रूव किया कि वेव में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव के साथ साथ पार्टिकल के प्रॉपर्टीज भी होते हैं। कण के गुण को प्रूफ करने के लिए कॉम्पटन इफेक्ट भी है। सभी डिस्कशंस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग कॉम्पटन फार्मूला को डिराइव करेंगे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। तो चलो आज हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन फार्मूला और स्कैटरिंग। डिराइव करने के लिए थोड़ा सा लंबा होगा और एकदम इजी वे में केवल सुनते जाओ चीज़ों को, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिखते चले जाओ, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लंबा है पर कठिन नहीं है। स्कूल मैथ्स से ही रिलेटेड जोड़ घटाव गुणा भाग यही सब छोटा मोटा है, उसको हम लोग कर सकेंगे। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि कॉम्पटन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक बार देखो। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लो कि फोटोन्स एक्सरेज, क्योंकि हम लोग अब जान चुके हैं कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसमें फोटोन्स के कण होते हैं। तो सपोज करो कि एक्सरे का कण, इतना बड़ा मैंने इसलिए बना दिया है केवल इस बात को बताने के लिए कि एक्सरे के फोटॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। मान लो कि ग्रेफाइट का क्रिस्टल है, सैंपल है, तो उसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन जिसके साथ ये फोटोन टकराने के लिए जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये फोटोन इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा बना दिया। हकीकत में ये सब इतनी छोटी चीज़ें हैं, ये स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी आज तक हम नहीं देख पाए, तो पढ़ने और समझने की नहीं हो सकती है। मैंने ये बताया था कि जब ये इसके साथ में टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा, फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो सकता है, बाहर निकल सकता है उस क्रिस्टल से, और क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर करी है इसलिए इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इस वेव की एनर्जी कम हो जाएगी, इस एक्सरे की एनर्जी कम हो जाएगी और इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में नहीं रहता तो यह फोटोन सीधा इस दिशा में चलेगा, आगे बढ़ेगा। और टकराने के कारण ये इधर चला और ये इधर गया। अब ये जो कॉलिजन हुआ, ये जो टक्कर हुआ, तो हमको इसी से फॉर्मूला को डिराइव करना है। मान लो ये जो फोटोन है
इसकी एनर्जी है E0। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ मोमेंटम, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम। इसको लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। इसको लोग बोलते हैं संवेग। इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे P से, और ये क्या होता है मास गुणित वेग। तो मान लिया ये जो मेरा फोटोन है इसका मोमेंटम P0 है, और सपोज करो कि ये जो मेरा वेव है फोटोन के रूप में, इसका वेवलेंथ मान लो कि लैम्डा है। ये सभी टर्म्स जो मैंने लिखा है वो फोटोन के हैं बिफोर कॉलिजन। यहाँ पर जब आएगा तो कॉलिजन होगा, इससे इधर का एरिया है बिफोर कॉलिजन। टक्कर के पूर्व, और इधर वाला इलाका क्या है आफ्टर कॉलिजन। जब यह फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्योंकि अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इसलिए इसकी एनर्जी बदल जाएगी। तो मान लो कि अब आफ्टर कॉलिजन इसकी एनर्जी हो जाती है E1। मोमेंटम भी बदल जाएगा, संवेग भी बदल जाएगा। मान लिया कि वो हो गया P1, और वेवलेंथ भी बदल जाएगा, क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो मान लिया कि नया वेवलेंथ कितना है लैम्डा डैश। ये तो हुआ कि ये वेव के टकराने के पहले का मामला था, और ये टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। यह इलेक्ट्रॉन जब टक्कर खाकर इधर आएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो मान लिया इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूँ K से, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ में v² के बराबर होता है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ K से। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल नेचर है तो उसका भी मोमेंटम होगा, संवेग होगा, उसमें वेग भी है, इसलिए मैं उसके मोमेंटम को लिखता हूँ P। अब इतनी चीज़ों को जानने के बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमको निकालना क्या है उसको एम क्लियर होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या है, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि डेल लैम्डा, और डेल लैम्डा क्या होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर डेल लैम्डा बराबर h अपॉन n0c into 1 माइनस cos थीटा। इसी को हमको डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए हमको 2-4 यूजफुल फॉर्मूला या रिलेशंस को याद रखना चाहिए। सम यूजफुल रिलेशंस, उसमें से कुछ तुम पढ़ चुके हैं। जैसे तुम जानते हो कि लैम्डा बराबर h/p होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन से तुमको पता है। तुम ये भी जानते हो कि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है।
और एक इक्वेशन को याद रखिए जो आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। वो कहाँ से आया उसका डेरिवेशन हमको नहीं जानना है, पर हम उस रिलेशन को यूज करेंगे। उसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम आइंस्टीन्स रिलेटिविटी थ्योरी, आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत से, जो कि फिजिक्स का चीज है, उसमें से एक इक्वेशन को यूज करेंगे। और वो इक्वेशन क्या है? k प्लस एम जीरो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। एक बार फिर से देख लो क्या है। k प्लस एम जीरो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। क्या क्या टर्म है देखो। के यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, एम जीरो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास, उसको रेस्ट मास कहते हैं। एम जीरो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा मान लिया गया है कि टक्कर के समय इलेक्ट्रॉन स्थिर थे, तो उसका मास मान लिया कि एम जीरो, और सी प्रकाश का वेग है या रेडिएशन का वेग है, और पी तुम जानते हो कि मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को याद रखना, ये इक्वेशन काम आएगा। इसके अलावा तुमको फिजिक्स का या मैथ्स का एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बात यह है कि अगर कोई सदिश राशि है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मोमेंटम एक वेक्टर राशि है, तो हम उसको ऐसे करके तीर से दिखाते हैं। वेक्टर राशि को ऐसे करके दिखा जाता है। तो मान लो कि ये कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो कि ये आर में लिखा है ऐसे, तो इस आर को ये दो अक्ष पर हम तोड़ सकते हैं। ये मान लो इधर एक्स एक्सिस है और इधर मान लो कि वाई एक्सिस। तो आर को दोनों अक्ष के संदर्भ में तोड़ा जा सकता है, और मान लो ये एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर ऐसा है तो जब हम आर को तोड़ेंगे तो इधर कुछ वैल्यू मिलेगा और इधर कुछ वैल्यू मिलेगा। इधर एक्स एक्सिस में मिलेगा आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में क्या मिलेगा आर साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तुम ये याद रखना कि जिस एक्सिस से एंगल सटा हुआ रहता है, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और ये एक्सिस है जिससे ये एंगल बना हुआ जो हमको जरूरत है दिख रहा है। तो जिसमें वो सटा रहेगा वो कॉस रहेगा, और जिसमें सटा हुआ नहीं रहेगा उसमें साइन रहेगा। अगर मैं इसी को ऐसा लिख देता, ये आर है और ये एंगल थीटा है, अगर मैं थीटा को यहाँ लिख देता हूँ तो सटा हुआ हिस्से में क्या आ जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो कंफ्यूज मत होना, और ये मत सोचना कि नीचे वाला आर कॉस थीटा होता है और ऊपर वाला आर साइन थीटा होता है, ऐसा मत सोचना। जो एंगल से टच किया रहता है वो कॉस, और जिस एंगल से वो टच नहीं किया रहता है वो साइन। तो इन चीजों की जरूरत तुमको यहाँ पर पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखो, एक स्टेप पर। तुमने स्कूल में दो नियम पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
संरक्षण मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो यहाँ पर उसका संदर्भ ये है कि जब कोई चीज़ किसी से टकराती है तो टकराने के पहले जितनी ऊर्जा होगी, टकराने के बाद भी कोई ऊर्जा सिस्टम की उतनी ही होगी, सारी चीज़ों को मिला देंगे तो इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसी प्रकार से टकराने से पहले जितना संवेग था, मोमेंटम था, टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहेगा, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो हम इन दोनों सिद्धांत का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अप्लाइंग लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। टकराने से पहले, टकराने के बाद, और फिर दिशा को भी देखेंगे क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर राशि है। तो हम कैसे सारी चीजों को करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूं along x एक्सिस। ये देखो, ये जो ऐसे करके सीधा लाइन जा रहा है उसको बोलेंगे x एक्सिस, और यहाँ से मैं ऊपर और नीचे खींच देता हूँ, इसको बोलेंगे y एक्सिस। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस की तरफ बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। बिफोर कॉलिजन, यह फोटोन जब इससे नहीं टकराया है तो x एक्सिस की तरफ इसका संवेग कितना, मोमेंटम कितना, pg। और आफ्टर कॉलिजन, टकरा जाने के बाद संवेग कितना होगा देखो। तो टकराने के बाद संवेग कहाँ कहाँ दिख रहा है उसको देखो। एक संवेग यहाँ दिख रहा है p1 इसके लिए, और एक संवेग p दिख रहा है इसके लिए। हमको कंसीडर करना है x एक्सिस की तरफ। तो हम पहले इस p को, इस p1 को इधर की तरफ और इधर की तरफ तोड़ देंगे, जो वहां पर मैंने बताया है। तो उसके लिए मान लो ये एंगल है थीटा, इसको स्कैटरिंग एंगल भी कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कि जिस रास्ते पर जा रहे थे, जिस दिशा में जा रहे थे, तो स्कैटरिंग के बाद जो दिशा बदल गई उसकी, तो दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। तो मान लो कि ये थीटा है। तो जब हम लोग p1, क्योंकि एक सदिश राशि है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सदिश राशि है, तो हम इसको वियोजन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। तो देखो p1 को जब इधर तोड़ोगे तो जो एंगल सटा हुआ है उधर कॉस होगा। तो ये एंगल सटा है, इधर क्या हो जाएगा, p1 cos थीटा इस एक्सिस की तरफ, और इधर कितना हो जाएगा, p1 sin थीटा, p1 sin थीटा। इस p को देखो, मान लो यह p यहां से एक एंगल बनाता फाई। ठीक से लिखना, थीटा को ऐसे लिखते हैं और फाई को ऐसे लिखते हैं। बहुत सारा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, कंफ्यूज मत हो। तो ये फाई, इस पी को हम फिर दो हिस्से में तोड़े। यह एंगल क्योंकि इस एक्सिस से लगा हुआ है, इसलिए जब इस पी को तोड़ोगे तो ये होगा पी कॉस थीटा, और इस पी को जब वाई एक्सिस की तरफ तोड़ोगे इधर, तो ये हो जाएगा p साइन थीटा।
ठीक है, अब हमने सबको रिजॉल्व कर दिया, तो अब हम फिर यहाँ पर आते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। अब देखो ऊर्जा मोमेंटम संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बिफोर कोलिजन है p0 और आफ्टर कोलिजन x की दिशा में क्या होगा, तो x दिशा में होगा p1 cos थीटा, और फिर ये भी है, दोनों एक ही तरफ हैं, ये भी इधर है और ये भी इधर है, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा p1 cos थीटा प्लस p cos थीटा। तो आफ्टर कोलिजन होगा ये p1 cos थीटा प्लस p cos थीटा, और ये दोनों संरक्षण के सिद्धांत से कितने के बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। सॉरी ये फाई है, देखो ठीक से ध्यान देना, ये यहाँ पर फाई होगा और यहाँ पर भी ये फाई होगा, फाई कर तो p1 cos थीटा प्लस p cos फाई। अब हम लोग करेंगे अलोंग y एक्सिस, तो along y axis, y axis में बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम y दिशा में कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये वस्तु तो इधर जा रही है, उधर तो वो ऊपर जा ही नहीं रही है, उस दिशा में जा ही नहीं रही है, इसलिए बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम कितना होगा, और आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, y एक्सिस में देखो ऊपर की तरफ p1 sin थीटा है और नीचे की तरफ क्या है p sin फाई, फाई याद कर लेना। अब दोनों में एक और बात, दोनों की दिशा उल्टी है, इसलिए ये दोनों जुड़ेंगे पर माइनस चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा p1 sin थीटा माइनस p sin फाई, p sin फाई, तुम यहाँ पे माइनस लिख सकते हो सुविधा के लिए। अब मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, अब हमको पहले इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करके मैं चाह रहा हूँ कि मैं पी स्क्वायर का मान निकालूं, वो काम आएगा, तो कैसे करूँगा उसको देखो। प्लान ये है कि यहाँ cos फाई है और sin फाई है, और एक फार्मूला तुम त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बराबर 1। तो अगर मैं किसी तरह से इसको स्क्वायर कर दूं, इसको स्क्वायर कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ ना, इसको इधर ले आता हूँ बाईं तरफ, तो फ्रॉम 1 हो जाएगा p0 माइनस p1 cos थीटा बराबर क्या बचेगा, p cos फाई, और अब इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या पाओगे, तुम इसको में पढ़ोगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो तोड़ दो, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर cos स्क्वायर,
इसको मान लो समीकरण 3। अब इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखो, इसको इधर ले हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस P1 साइन थीटा बराबर माइनस P साइन फाइव, माइनस P साइन फाइव, दोनों तरफ माइनस है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर उसको स्क्वायर करके लिखोगे, स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसको सपोज करो इक्वेशन 4। अब तुम इक्वेशन 3 को देखो और इक्वेशन 4 को देखो, दाहिनी तरफ तुमको दिखेगा cos स्क्वायर 5 और वहां दिखेगा साइन स्क्वायर 5, दोनों को जोड़ देता है। तो एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, बाएं में बाएं पक्ष को और दाहिने में दाहिने पक्ष को जोड़, तो क्या पाओगे वो देखो, P0 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 cos थीटा प्लस P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर P स्क्वायर cos स्क्वायर 5, P स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बराबर से पहले इसको जोड़ो, ये 3 है और वो 4 है, तो ये बायां पक्ष होगा, इसका बायां को हट जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर चिन्ह के बाएं पक्ष को हमने जोड़ दिया। अब दाहिने पक्ष को जोड़, तो यहाँ पर है जैसे इसको पहले लिख लेता है P स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस हो जाएगा P स्क्वायर cos स्क्वायर 5। अब जहां पर कॉमन निकल रहा है उसको निकालना, हो जाएगा P0 स्क्वायर माइनस 2 P0 P1 cos थीटा प्लस, देखो यहाँ P1 स्क्वायर है, यहाँ भी P1 स्क्वायर है, उसको निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी देखो P स्क्वायर और P स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो निकाल दो, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5। अब तुम पहले से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा P0 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 cos थीटा प्लस P1 स्क्वायर, और इस 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बराबर P स्क्वायर, और इसके बदले 1 लिखेंगे, उसको मैं नहीं लिख रहा, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मतलब एंगल होता है, ये मत सोचना कि थीटा वाला ही होगा, इसके जगह में कोई भी एंगल अगर बराबर रहेगा तो वो 1 होगा। सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो हमको क्या मिला, तो ये था इक्वेशन 5।
इक्वेशन 5 कैसे आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब हम लोग दूसरा लॉ लगाएंगे और उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे होगा वो? बिफोर कॉलिजन कितना है? E0, और आफ्टर कॉलिजन कितना है? यहाँ पर देखो E1 और यहाँ पर देखो K। E0 क्या है? बिफोर कॉलिजन। E1 क्या है? ये देखो जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो रेस इधर चला गया तो इसकी ऊर्जा U1 और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसकी ऊर्जा K है। E को हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, तो आप केवल E के बारे में देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब जो ये इक्वेशन है इसको हमको मोमेंटम के टर्म्स में लाना है, क्योंकि ये इधर सारा कुछ मोमेंटम में हो रहा है। मोमेंटम में कैसे लाएंगे उसको देखो। उसके लिए हम लोग इन इक्वेशंस का सहारा लेंगे। तुम जानते हो कि E बराबर क्या होता है? h/μ। और न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। यहाँ लिखो c/λ। और फिर डी ब्रॉगली से तुम ये भी जानते हो कि लैम्डा बराबर होता है h/p। तो लैम्डा के इस मान को यहाँ पर रख दो, तो क्या आएगा? E बराबर h/c, और इसको यहाँ रखोगे ना तो P ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो P ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। H और H कैंसिल हो गया। E बराबर क्या बचा? C। ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे। E0 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? C × P0। और E1 के जगह में क्या लिखेंगे? C × P1। ध्यान दो कि C को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का वेग है। इसका वेग टकराने से पहले जितना, उसका वेग टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। इसमें C में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मोमेंटम में परिवर्तन होगा। अब इसको इधर ले तो CP0 - CP1 बराबर K। C को कॉमन ले तो इधर P0 - P1 बराबर K। C को उधर ले जाओ तो हो जाएगा P0 - P1 बराबर K/C। इसको मान लो, सपोज करो इक्वेशन 6। तो इस तरह से हमने दो प्रिंसिपल को यूज किया। एक था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे हमारा आया इक्वेशन 5। एक हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे आया हमारा इक्वेशन 6। अब हम इसको यूज करेंगे आइंस्टीन्स रिलेटिविटी के इस इक्वेशन को, जो मैंने पहले दे दिया। तो जगह के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जरूरत हुई तो मैं 5 और 6 को यहाँ लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 5 क्या करके लिख दो? P0² - 2P0 P1 cos θ प्लस P1² बराबर P²।
ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 अभी हम लोगों ने निकाला है P0 माइनस P1 बराबर P बटे C। या अगर क्रॉस करना था जो तो P बराबर हो जाएगा C P0 माइनस P1। इन दोनों को इक्वेशन 6 है, ये ऊपर है इसको इक्वेशन 6 है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो now applying Einstein's applying now from Einstein's relativity theory. Now from Einstein's relativity theory क्या होगा देखो, k प्लस m0 c स्क्वायर का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c 4। अब इसको सरल करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर c4। ये हम 0 का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर c स्क्वायर करोगे तो c4 बराबर इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं। k0 स्क्वायर प्लस 2km0 c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैं यहाँ से c स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ, जिस टर्म को तुम हटाना चाहते हो उसी से भाग लगा दो और सब तरफ भाग लगा दो, तो क्या होगा dividing both sides by c square we get अपने को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस उसमें भाग लगा 2km0 c स्क्वायर बटे c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा p स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस 2km0 बराबर p स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 7। अब तुम तीनों इक्वेशन को देखो, हमारे पास इक्वेशन 5 है, 6 है और 7। हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 5 से जो पी स्क्वायर का मान है ये वाला उसको इधर रख देते हैं, तो देखो क्या मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 रखो, ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस
2km0 बराबर पी स्क्वायर, हो जाएगा p0 स्क्वायर माइनस p0 p1 cos थीटा प्लस p1 स्क्वायर। और अब क्या करो, इक्वेशन 6 को भी यूज करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या यूज करना है, देखो जहाँ k बाई सी होगा वहाँ ये रख देंगे, जहाँ k होगा वहाँ ये रख देंगे। तो यहाँ पर देखो k स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, k बाई सी का स्क्वायर, ये ऐसा है k स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तुम इसको ऐसा लिख सकते हैं k बटे सी का स्क्वायर। और k बटे सी तुमको मालूम है कि p0 माइनस p1 होगा, इसको रख दो, ये हो जाएगा p0 माइनस p1 और स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 और k के जगह में क्लियर c 2k, k की जगह में लिखेंगे c p0 माइनस p1 और m0 है तो लिख दो। तो ये इसके बदले में मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया और k के बदले में उसको लिख दिया, हो जाएगा p0 स्क्वायर माइनस 2 p0 p1 cos थीटा प्लस p1 स्क्वायर। अब इसको तोड़ देते हैं, फिर ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और m0 को मैं इधर लिख देता हूँ, 2m0c p0 माइनस p1 बराबर p0 स्क्वायर माइनस 2 p0 p1 cos थीटा प्लस p1 स्क्वायर। अब जहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, देखो ये p0 स्क्वायर से p0 स्क्वायर कैंसिल, p1 स्क्वायर से ये p1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसको देखो, यहाँ से बचेगा माइनस p0 p1 प्लस 2 m0c p0 माइनस p1 बराबर माइनस 2 p0 p1 cos थीटा। इसको निकालते हैं, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये सभी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस p0 p1 प्लस m0c p0 माइनस p1 बराबर माइनस p0 p1 cos थीटा p0 p1 cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को उधर भेज दो, इसको उधर ही रहने दो, हो जाएगा m0c p0 माइनस p1 बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा और वो तो ऐसे ही। अब तुम देखो यहाँ पर p0 p1, यहाँ पर भी p0 p1, ये कॉमन निकल जाएगा तो कैसा हो जाएगा m0c p0 माइनस p1 बराबर p0 p1, ये कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा।
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार के पदों को एक जगह कर देते हैं। जैसे यहाँ मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम है तो इसको इधर ले लो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो ये कैसा हो जाएगा P0 माइनस P1 अपॉन P0 P1 बराबर, ये उधर चल जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1/m0c और ये 1 माइनस। इसको थोड़ा सा अलजेब्रा कर देते हैं, इसमें इसका भाग लगा दो माइनस इसमें इसका भाग लगा दो, मिल जाएगा P0 बटे P0 P1 माइनस P1 बटे P0 P1 बराबर 1/m0c 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या 1/P1 माइनस 1/P0 बराबर 1/m0c 1 माइनस cos थीटा। अब P1 बी ब्रॉगली इक्वेशन की पढ़ेंगे, एक बार हम फिर से उस पर आएंगे। हम क्या पढ़ेंगे, लैम्डा बराबर P, तो P को उधर ले जाओ, लैम्डा को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा P बराबर H बटे लैम्डा, और अगर पलट दोगे तो हो जाएगा, मान लो कि 1/P लिख देते हैं तो हो जाएगा लैम्डा बाई H। तो यहाँ पर 1/P1 के जगह में तुम लैम्डा बाई H लिखो, हो जाएगा लैम्डा बाई H माइनस 1/P0 के जगह में भी लिखो लैम्डा बाई H बराबर 1/m0c 1 माइनस cos थीटा। पर ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, P0 और P1 क्या है उसको देखो। P0 है बिफोर कॉलिजन उसका वेवलेंथ, इसलिए ये बिफोर कॉलिजन वो लैम्डा लिखा हुआ है, तो जहाँ पर P0 था ना वहाँ पर हम लोग लैम्डा लिखेंगे, तो P0 यहाँ पर था तो यहाँ के हम लोग लैम्डा लिखेंगे, वो तो ठीक है। जहाँ पर P1 है देखो, P1 यहाँ पर उसके संगत लैम्डा क्या लिखा हुआ है, लैम्डा डैश, तो P1 के संगत लैम्डा को तुम लिखोगे लैम्डा डैश, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, देखो H यहाँ भी है और H यहाँ पर भी है, तो कांस्टेंट निकालो, तो निकल जाएगा 1/H, अंदर में बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर 1/m0c 1 माइनस cos थीटा। अब H को इधर ले जाओ, तो H नीचे है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बाएं तरफ बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर H उधर चला जाएगा तो हो जाएगा H बटे m0c 1 माइनस cos थीटा। और यही इक्वेशन हमको डिराइव है, यही डेल्टा लैम्डा के बराबर होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा बराबर H बटे। So this is Compton's equation। इक्वेशन है, मैंने शुरू में ही तुमको क्या बोला था, देखो कि हमारा एम क्या है, हमारा एम था कि डेल्टा लैम्डा बराबर H अपॉन m0c 1 माइनस cos थीटा, तो करना तो निकालना, इसको हमने डिराइव किया। इसका डिस्कशन हम लोग
पिछले क्लास में डिटेल में कर चुके हैं। बस केवल अभी इतना बता देता हूँ कि ये डेल्टा लैम्डा को हम लोग कॉम्पटेंट शिफ्ट कहते हैं, और ये जो H/M0c है इसको कॉम्पटेंट वेवलेंथ कहते हैं। और कॉम्पटन ने जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया, इधर रखा था लैम्डा, इधर रखा था इंटेंसिटी। एक वेव जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था 0.709 एंगस्ट्रॉम पर, दूसरा वेव इसका आया था 0.731 एंगस्ट्रॉम पर, और इसमें से इसको घटाकर पोजीशन डेल्टा लैम्डा निकाला। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और यहाँ पर थीटा का मान अगर तुम 90 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका वैल्यू रख करके भी हम कॉम्पटेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो हम थ्योरी से भी कॉम्पटेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं। और देखा गया कि जो सैद्धांतिक मान है वो प्रायोगिक मान के बहुत ज़्यादा एग्री करता है, दोनों लगभग बराबर है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्पटेंट के द्वारा दिया गया ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन सही है, उसका एक्सप्लेनेशन सही है, और ये इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें वेव तो है ही, और ये इस बात को प्रूव करता है कि उसमें कण भी है। तो इस प्रकार से हमने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया। तो पिछले सभी क्लास को अगर देखोगे तो हम लोग 3 टॉपिक का चर्चा किए हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों इसी बात के प्रूफ के लिए हैं। एग्ज़ाम में कैसे लिखना होगा उसके लिए मैं एक और लेक्चर दे दूँगा। क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, उसका आंसर कैसे कैसे करना होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम आंसर कैसा लिखें। इसलिए जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि आंसर कैसा होगा। कई बार हमको वही डिसीजन लेना पड़ता है। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है या कई पार्ट में बटा हुआ है तो जैसे ये है, हमको इसमें डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फुल लेंथ क्वेश्चन है तो डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। नेक्स्ट क्लास में तुम पढ़ करके आना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को